आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आप लोग पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। पहले की क्लास में जो है अभी तक मैंने भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रेम और मजदूरी और शिव मूर्ति, ये 4 निबंध जो है मैंने पूरे बुक के माध्यम से पढ़ाकर कंप्लीट किया है। आप लोग जो है ये सभी क्लासेस देख लीजिएगा और अच्छे से जो है जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है वो नोट कर लीजिएगा। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है जो निबंध है उसमें जो है मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर भी कराया है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा नाटक है। तो जो छोटे नाटक हैं उनके जो है निबंध पढ़ने के बाद लास्ट में मैं 1 लाइनर क्वेश्चन करा दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आज का जो निबंध है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस निबंध में भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखे हैं, कम से कम क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है मैंने वहाँ पे आंसर रखा है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। या तो PDF आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, वहाँ पे मैं दे दूँगी, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के बारे में। तो ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में, मृत्यु 1979 में, ठीक है, आप सभी को पता है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है कल्पलता में संकलित है, ठीक है ना। कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रकाशन वर्ष है 1951। इस निबंध संग्रह में जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी जो निबंध संग्रह हैं उनको एक बार बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचारक और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ठीक है। ये सारे जो है इनके निबंध संग्रह हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 1000 बार अशोक का फूल लेकर कल्पलता में चले गए, कल्पलता को दे दिए। उसके बाद जो है मध्यकालीन में धर्म साधना करने लगे। धर्म साधना करते करते इनके जो है विचार वितर्क करने लगे, ठीक है। मध्यकालीन धर्म साधना करते करते विचार वितर्क करने लगे। विचार वितर्क कर ही रहे थे तब तक जो है इनके विचार का प्रवाह होने लगा, ठीक है। विचार जो है इनका आगे बढ़ने लगा, प्रवाह होने लगा। विचार प्रवाह होते होते जो है कुटज में पहुँच गया। कुटज में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे साहित्य का सहचर देखते हैं। साहित्य का सहचर देखते देखते आलोक पर्व पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक सभी जो निबंध संग्रह है इनको याद कर लीजिएगा और जो है मिलान के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है और जो इनके निबंध हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको लिया है, फिर जो है हम अपने निबंध पे चलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, यह एक विचार प्रधान निबंध है। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर मनुष्यता का प्रतीक है, ठीक है। यह निबंध जो है मानवतावादी स्वर प्रमुख निबंध है। प्राचीनता और नवीनता का समन्वयता है इस निबंध में। यह निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में जो है संकलित है, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं निबंध को। यहाँ से चलिए, दिख रहा है ना अच्छे से। कमेंट करके मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्लास कैसी है। पूरी क्लास करने के बाद जो है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जो है अपना निबंध पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, ठीक है। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। कहते हैं मेरी छोटी लड़की, अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है या बना पूछा भी गया है, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन बनाती हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है ये लेखक से किसने पूछा था, ठीक है।
तो नाम दे सकता है। भाई ने पूछा था, पत्नी ने पूछा था, बहन ने या लड़की ने पूछा था, तो उसमें भी छोटी लड़की आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ लड़की ने पूछा था, आप लोग को ध्यान रहे छोटी लड़की आप लोग भूल जाएं, ठीक है ना। तो छोटी लड़की आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, कहते हैं हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, ठीक है ना। सही बात है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, नाखून बढ़ जाता है तो हम लोग भी डांटते हैं उनको, भाई नाखून काट लो। उन्हें जो है माँ बाप डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस तरह बढ़ा करते हैं। पर जो है कोई नहीं जानता, कहते हैं लेखक कि पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है, नाखून को कहा गया है, ठीक है ना। निर्लज अपराधी किसको कहा गया है, नाखून को। निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। सेंध पे हाजिर, या सेंध जैसे चोर होते थे ना, दीवार में होल कर देते थे और उस रास्ते पहुँच के जो चोरी कर लेते थे, है ना। सेंध का मतलब वहाँ यहाँ पे वही है, ठीक है। बेहया का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, जो एक वो धतूरे का पेड़ ही ले लीजिए। बेहया एक पेड़ भी होता है ना, जंगली पौधा होता है, उसको अगर हम तोड़ के कहीं फेंक दें तो वो जम जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह हमारा नाखून है, काटते हैं बढ़ जाता है, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लेखक ने दिया है। फिर आगे कहते हैं कुछ लाख ही वर्ष की तो बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लाख ही वर्ष की तो बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। कहते हैं कुछ लाख वर्ष की ही तो बात है, जब मनुष्य जंगली था, तब वन मानुष जैसा था, तब जो है उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, तो उसके लिए नाखून की ज़रूरत क्यों थी बताइए आप लोग। उसके जीवन रक्षा के लिए, ठीक है ना। उसके जीवन रक्षा के लिए जो है नाखून बहुत ज़रूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। कहते हैं कि असल में जो है उस समय वही उसके अस्त्र थे और दांत भी थे। तो ध्यान रखिएगा, असल में जो है नाखून ही उसके अस्त्र थे और दांत भी, दांत का भी यहाँ पे बात की गई है, तो दांत और नाखून दोनों ध्यान रखिएगा। दांत भी था, पर नाखून के बाद ही उनका ध्यान था। पर जो है दांत तो था अस्त्र के रूप में, लेकिन जो है सबसे पहले अस्त्र के रूप में सबसे पहले वो नाखून को ही देखते थे, उसके बाद उनका ध्यान जो है दांत पे जाता था, ठीक है। तो उसके बाद ही उनका ध्यान जो है दांत पे जाता था, स्थान था, यही है। उसके बाद कहते हैं उन दिनों उससे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, ठीक है। आगे कहते हैं पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले काम में लाने लगा। आगे है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे, ठीक है। लेखक कहते हैं कि रामचंद्र की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, ठीक है। उसने जो है हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था, क्या था, देवताओं के राजा का वज्र, ठीक है। सबसे ऐतिहासिक क्या था, देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, ठीक है। किससे बना था, देवताओं के राजा का जो वज्र था वो किससे बना था, दधीची मुनि के हड्डियों से बना था ना। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन छोटा निबंध है तो हम पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है। हड्डियों से बना था, मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जब मनुष्य आगे बढ़ा तो उसने जो है धातु के हथियार बनाए। तो धातु के हथियार आप लोग कौन कौन से हथियार बने हैं ये भी ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ताकि जो है प्रश्न आने पर आपका दिमाग जो है वहाँ पे अच्छे से काम करे, ठीक है, याद रहे सारी बातें, कहने का मतलब है ना। तो उसने जो है धातु के हथियार बनाए, जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, ठीक है ना। अब लोहे के अस्त्र और शस्त्र भी थे, वे विजयी हुए। कहते हैं कि जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं
देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी। कहते हैं देवताओं के राजा को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। ठीक है ना, लोहे के अस्त्र किसके पास थे? तो मनुष्यों के राजा के पास। और असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। असुरों के पास क्या था? अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक है, लोहे के अस्त्र किसके पास नहीं थे? तो असुरों के पास। ठीक है, विद्याएं किसके पास थी? असुरों के पास। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शायद घोड़े भी नहीं थे। ठीक है, असुरों के पास जो है लोहे के अस्त्र भी नहीं थे और घोड़े भी नहीं थे। आर्य के पास दोनों चीज़ें थीं। आर्य के पास दोनों चीज़ें थीं। कौन कौन सी? लोहे के अस्त्र और घोड़े दोनों थे। ठीक है, इसलिए जो है आर्य विजयी हुए। फिर यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। ठीक है ना, कौन कौन हारे? सबका नाम ध्यान रखिएगा। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। ठीक है ना, यहाँ पे जो है लोहे के अस्त्रों ने फिर भी बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास जो है आगे बढ़ा। उसके बाद कहते हैं पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुवानों ने इतिहास को इस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है। ठीक है, आगे कहते हैं यह सबको मालूम है, नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा। ठीक है, नगधर मनुष्य जो है अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ठीक है, नगधर मनुष्य जो है अब किस पे भरोसा करने लगा है? तो एटम बम पर। ठीक है, एटम बम पर जो है भरोसा करने लगा है, चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। कहते हैं पर उसके नाखून जो है अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। कहते हैं कि नाखून तो अभी बढ़ रहे हैं, अभी भी जो प्रकृति है वो उसके भीतर वाले अस्त्र यानी नाखून, भीतर वाले अस्त्र कौन से हैं? नाखून। ठीक है ना, भीतर वाले अस्त्र से भी उसको वंचित नहीं कर रहे हैं। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले नख दंतावली जीव हो। ठीक है, नख दंतावली यानी नख पे आधारित है ना, ऐसे ही थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गया, मुझे पता था इसका। तुम वही लाख वर्ष पहले नख दंतावली जीव हो, जो नख लिए मतलब जीते थे वही जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचारने वाले और चलने वाले। ठीक है, लाइन को याद रखिएगा। आगे देखिए, कहते हैं तद किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने विचारों को नाखून व काटने के लिए डांटता है। कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि आज जो है मनुष्य अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व की तो बात है, जो पहले बात हो गई इस बारे में। कहते हैं किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता था। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जो है अब जो है मनुष्य क्या करता है? नाखून बढ़ता है तो बच्चों को डांटते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ ही लाख वर्ष पहले की जो बात है, नाखून जो बच्चे नाखून काट देते थे उस पे उनको माँ बाप डांटते थे। ठीक है ना, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांट रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए रही है। लेकिन प्रकृति जो है अभी जो नाखून को जिलाए रही है। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। अगर पूछ दिया प्रकृति किसको जिलाए, अभी भी किसको जिलाए रखी है? तो नाखून को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो कमबख्त रोज बढ़ते हैं, वे अंधे हैं, वो ये नहीं जानते कि मनुष्य को अब जो है कोटि कोटि गुना, उससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? अब तो वो बढ़ती जा रही है। कहते हैं मनुष्य की बर्बरता जो है घटी कहाँ है, अब तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े हुआ था। ठीक है, मनुष्य के इतिहास में कौन सा कांड हुआ था? तो हिरोशिमा का हत्याकांड हुआ था। यह तो उसका नवीनतम रूप है। ठीक है, यह तो उसका नवीनतम रूप है।
मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पार्श्वी वृत्ति के जीवन के प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। ये लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कुछ हजार पहले मनुष्य के नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग लाना शुरू किया था। वात्स्यायन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, ठीक है। भारतवासी अपने नाखूनों को जम के संवारता था। ये जो है कहाँ से पता चलता है, तो वात्स्यायन के कामसूत्र से, ठीक है ना, कामसूत्र ग्रंथ से, ठीक है। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। उनके काटने की कला जो है काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, अब कौन कौन रूप में काटा गया है, किस किस रूप में देखिएगा। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, ठीक है ना। ये चार जो चारों को आप लोग याद रखिएगा। आदि विविध आकृतियों में, आदि जो है विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों ने न जाने किस काम आया करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ध्यान रखिएगा, गौड़ के जो लोग थे, गौड़ देश के लोग, वो किस तरह के नाखून पसंद करते थे, तो बड़े बड़े। और दक्षिण के लोग जो है किस तरह का नाखून पसंद करते थे, तो छोटे छोटे। इन दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जो है देखेंगे, कहते हैं मानव शरीर के अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर भी अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं, ठीक है। अनजाने में भी अपने आप जो है काम करती हैं। आगे कहते हैं लेखक, नाखून का बढ़ना उसमें एक है, ठीक है। उसमें जो है नाखून का बढ़ना एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, ठीक है। नाखून का बढ़ना पहला बताया है, ठीक है, एक है, और केश का बढ़ना दूसरा। दांत का दोबारा उठना तीसरा बताया है। पलकों का गिरना चौथा बताया है, ठीक है। पलकों का गिरना चौथा बताया है तो पूछ सकता है ना, पहला दूसरा चौथा, तो चौथा याद रखिएगा। ऐसे ही नाखून का भी आप लोग याद रखिएगा, दांत का भी, ठीक है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं, ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसको कहते हैं, अनजान की स्मृतियों को कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहते हैं, पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। कहते हैं उसे इतना भी नहीं पता कि उसके भीतर जो नख बढ़ा लेने की जो है सहजता वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है, ठीक है। वह जो है उसके पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की निशानी है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने नोट करके लिखा था वहाँ पे, पशुता का जो प्रमाण है, नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसका प्रतीक है, तो मनुष्यता का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, और यद्यपि पशुता के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता का विरोधिनी है, ठीक है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता का क्या है, तो विरोधिनी है, ठीक है। आगे कहते हैं, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। कहते हैं मेरी अबोध बालिका जो है, निर्बोध बालिका जो है, मानो मनुष्यता से ही इसने जो है प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो
ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। आगे की लाइन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंजीनियर शब्द भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यर्थ होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा में पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सब नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे का अर्थ है, इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता। ठीक है, अधीनता किसका अर्थ है? अधीनता, इंडिपेंडेंस का। ठीक है, या किसी भी अधीनता का अभाव स्वाधीनता शब्द का अर्थ है, या किसी भी अधीनता का अभाव स्वाधीनता शब्द का अर्थ है। ठीक है, अपने में ही अधीन रहना, अंग्रेजों में कहना तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे देखेंगे। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। किसका बंधन रखा? स्व का बंधन जरूर रखा है। ठीक है, यह क्या संयोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन लाइन को। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, हमारी परंपरा महामयी उत्तराधिकार, जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थिति बदल गई है। कहते हैं यह ज़रूर है कि परिस्थिति बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं। ठीक है, यंत्र जो उपकरण जो है नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे नए नए उपकरण हैं तो उलझन भी है ना, उलझने की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं, पर जो मूल समस्याएं हैं वो ज़्यादा अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। कहते हैं वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता जो कुछ पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने जो है अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग जो सॉरी आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, है ना, थोड़ा सा ये जानबूझ के लोग करते हैं मेरे साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। जातियाँ इस धर्म में अनेक आई हैं। कहते हैं इस धर्म में जातियाँ अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला कोई सहज बात नहीं थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे कहते हैं, मनुष्य पशु के किस बात से भिन्न है। कहते हैं मनुष्य जो है पशु से किस बात से भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव सबसे ठीक वैसे ही है जैसे नित्य प्राणियों के। ठीक है, कहते हैं आहार और निद्रा भाव सुलभ वैसे ही हैं जैसे प्राणियों के हैं, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। मनुष्य जो है पशु से भिन्न है। उसके पास क्या क्या है? संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्दावित बंधन है। ये जो है मनुष्य के स्वयं के बंधन हैं। इसलिए मनुष्य
झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से के आकार पर दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए आत्मचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय या धर्म के नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। ठीक है ना, यह जो है मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वेद भाव, सत्य और क्रोध वर्णों का समन्वय धर्म कहा गया है। ठीक है ना, धर्म कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है पंक्ति है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ठीक कहा है, कहते हैं गौतम बुद्ध ने ठीक कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख की सहानुभूति के साथ देखता है। कहते हैं मनुष्य की मनुष्यता वही है कि वो सबको जो है सुख दुख और सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल जो है उत्सव यही है। ठीक है, आगे देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा कहता है, ठीक है, बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम बड़ी चीज़ है। किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने। प्रेम बड़ी चीज़ है, किसने कहा? बूढ़ा ने, एक बूढ़े ने। ठीक है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, महात्मा गांधी हो तो ऑप्शन में वो लगाइएगा, या तो एक बूढ़ा हो तो वो लगाइएगा। ठीक है, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे देखेंगे, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य का जो है पशुता भी लुप्त हो जाएगा। शायद उस दिन वह मरण सारथी का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है, न कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अच्छी अपनी इच्छा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग समझे। यहाँ पे कहते हैं कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। ठीक है, आगे कहते हैं अपना आदर्श है, अपनी इच्छा है या अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का दायित्व है। और अपने को संयम रखना, दूसरे के भावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। ठीक है, नीचे ये लाइन देखते हैं, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मर्मशास्त्रों के संचयन में बाह्य उपकरणों के बहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम है। मनुष्य के चरितार्थ क्या है? प्रेम है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निषेध भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिमाण है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, मनुष्य जो है उसे बढ़ने नहीं देगा, बढ़ता है तो बढ़े नाखून, है ना। ये रहा हमारा निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न बनते हैं मैंने लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा
कर रहा है? तो एटम बम पर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, इसलिए मैंने निबंध पहले पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है ना, कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। आगे देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार चंद्राकार, त्रिकोणाकार, दंतुल या वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग में है? तो नाखून में है। ठीक है, नाखून में है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार लेखक के किस बूढ़े का जिक्र किया है? यहाँ पे देखिए पूछा गया क्वेश्चन मैंने बनाया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ठीक है, तो महात्मा गांधी का। ठीक है, या तो वो कथन दे के पूछता किसने कहा है? तो एक बूढ़े ने। ठीक है, तो कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ता है? निबंध के अनुसार बड़े ने साहसी बड़ी चीज़ किसे माना है? बड़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को माना है। ठीक है, आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा गया है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नख या नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। और नाखून का काटना किसका प्रतीक है? मनुष्यता का। ठीक है, ये बोलते बोलते वैसे भी दो चीज़ रट गया होगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज बना था। ठीक है, इंद्र का जो है ब्रज बना था। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार किसने कहा? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख और सुख को शांति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो मनुष्य के कौन से हथियार थे? तो दांत और नाखून थे। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देती हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तब उनके पास जो है कौन से 2 हथियार थे? तो दांत और नाखून थे। और सबसे प्रमुख पूछे कौन सा हथियार था? तो सबसे पहले नाखून था। ठीक है ना, उनका ध्यान जो है सबसे पहले नाखून पे जाता था, फिर दांतों पे जाता था। अभी हमने पढ़ा है ना। आगे देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा? यह प्रश्न जो है लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था, है ना। आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार किस देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? छोटे छोटे नखों को किस देश के लोग पसंद करते थे? तो दक्षिण के लोग, है ना, दक्षिण के लोग। आगे देखते हैं, और जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार किस देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं? हाँ ठीक है, छोटे छोटे लोगों को दक्षिण के लोग पसंद करते थे, और गौड़ देश के लोग छोटे छोटे बड़े नाखूनों को। ठीक है, आगे देखते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था? ठीक है, तो कालिदास ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कथन है निबंध के अनुसार। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार जो है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नए नहीं होते। ठीक है, उपयुक्त कथन जो है किसने कहा था? तो कालिदास ने। ठीक, आगे देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो कल्पलता से लिया गया है। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध है, एक ललित निबंध है ये। ठीक है, सिकत का अर्थ क्या होता है? सिकत जो है शब्द आया है निबंध में, तो क्या होता है? मोम होता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी है यहाँ पे। ठीक है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। ठीक है, नाखून को निर्लज्ज अपराधी कहा गया है। आर्यों के पास क्या क्या था? लोहे के अस्त्र और घोड़े, मिट्टी का घर नहीं था, ये इसको काट दीजिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, लोहे के अस्त्र और घोड़े थे। ठीक है, आगे देखेंगे, अलकतक का अर्थ क्या होता है? अलकतक का अर्थ क्या होता है? तो आलता, ये शब्द आया है। तो जो कुछ कठिन शब्द पूछ देता है ना, तो मैंने उन कठिन शब्द को भी लिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 19 ही प्रश्न थे, है ना। और जो है बहुत आसान प्रश्न थे, तो उनको मैंने बनाया नहीं, वो तो आप निबंध पढ़ के ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना।
तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, ठीक है। तो वहाँ से जो है पीडीएफ मैं आज सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।